मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच सुलह की खबरें तेज हो चली हैं, लेकिन परीक्षा की घड़ी निकट आ चुकी है। एक तरफ डील की खुशी है, तो वहीं दूसरी तरफ साजिश के खतरे की दहशत भी है। यानी भरोसा कैसे करें, किस किस पर करें। तो क्या है 60 दिनों का टेस्ट पीरियड। पीस डील की पूरी इनसाइड स्टोरी आज आपको बताएंगे। क्या मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति का समय आ चुका है? अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, लेकिन अब इसी मंदिर से दान कोष में चोरी का मामला देश भर के श्रद्धालुओं की आंखें नम कर गया। कुछ सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत से भी पूछे जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामले में सीबीआई की जांच की मांग उठने लगी? आखिर कौन है इस अक्षम्य अपराध का दोषी? और बागी गुट को मिल गया है नया ठिकाना। पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ राजनीतिक घटनाक्रम अब संविधान, दल बदल कानून और संसदीय व्यवस्था पर बड़ी बहस का कारण बन गया है। टीएमसी के 20 सांसदों ने एक ऐसी पार्टी का सहारा लिया है जिसके बारे में कभी कोई जानता ही नहीं था, लेकिन इस कदम ने कानूनी और राजनीतिक गलियारों में कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। आखिर एनसीपीआई क्यों चुनी गई? आज के शो में बताएंगे आपको पूरी सच्चाई। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर सहमति तो बनी, लेकिन अभी भी 60 दिनों की अग्नि परीक्षा बाकी है। और इस बीच इजराइल की नामंजूरी और अमेरिका का पलटवार भी सामने आया है। यानी अभी कहानी पूरी तरह से सुलझी नहीं है। खबर यह है कि करीब 4 महीने से चल रहे मिडिल ईस्ट के युद्ध को खत्म करने पर सहमति बन गई है, लेकिन मिडिल ईस्ट में असल शांति अभी भी दूर नजर आ रही है। इजराइल का विरोध है और फॉल्स फ्लैग का डर इस पूरे समझौते में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते एमओयू से दुनिया ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन अगले 60 दिनों का टेस्ट पीरियड यानी अग्नि परीक्षा इस सदी का सबसे खतरनाक समय साबित हो सकता है। इजराइल और ईरान के बीच सीधे सैन्य टकराव की आशंका सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। इस समझौते का अस्थायी फ्रेमवर्क क्या है, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयों को अब तुरंत रोका जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना टोल, बिना नाकाबंदी के खोल दिया जाएगा। अगले 60 दिनों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, हाईली इनरिच्ड यूरेनियम के निपटारे पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है। लेकिन 60 दिन का समय बहुत कम है। एक भी बड़ा उल्लंघन हुआ तो पूरे युद्ध विराम पर सब कुछ खत्म हो सकता है। इन सब के बीच इजराइल सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बना हुआ है। इजराइल इस समझौते का हिस्सा नहीं है। इजराइल इस तरह का समझौता चाहता ही नहीं है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनका ऐसे किसी भी समझौते को मानने का कोई इरादा नहीं है और इसके लिए वो तैयार भी नहीं है। वहीं ट्रंप और इजराइल के बीच थोड़ी तनातनी भी देखने को मिली थी, जब हाल ही में दक्षिण बेरूत पर किए गए हमलों से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू आपस में भड़क गए थे। ऐसे में बड़ी साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इजरायली सेना इस डील के बदले हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई बड़ा प्लान कर सकती है। अब अगले 60 दिनों में सबको इंतजार रहेगा कि आखिर ये जो 5 खतरे बताए गए हैं, क्या ये सही साबित होंगे या फिर इन पर से कुछ पर्दा हटाया जाएगा। पहला, सीधा इजराइल ईरान की टकराहट हो सकती है। दूसरा, इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह पूरी तरह से अपने हथियार छोड़ दे। और तीसरी बात, तेहरान में हार्डलाइनर्स इस डील को अमेरिका के सामने अपनी हार मान रहे हैं। और चौथी बात है कि अगर 60 दिनों में यूरेनियम के खात्मे पर सहमति नहीं बनी और तनाव बढ़ता है तो अमेरिका एक बार फिर से सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे सकता है। और पांचवा और आखिरी ये बात है कि यमन के हूती विद्रोही और इराक और सीरिया में सक्रिय शिया लड़ाकों की स्वतंत्र गतिविधियां शांति प्रयासों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती हैं। अब देखना होगा कि ये डील कैसे होती है, कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं और क्या दुनिया में शांति का रास्ता बहाल हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और आइए अब आपको लिए चलते हैं अयोध्या। देखिए, अयोध्या भारत की आत्मा है, जहां भगवान राम का प्राकट्य हुआ। अयोध्या के लिए इस देश ने 500 वर्ष की तपस्या की, लंबा संघर्ष किया, तब जाकर भव्य राम मंदिर निर्माण हो पाया। करोड़ों हिंदुओं की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है, जो दान के रूप में अयोध्या पहुँचाई जाती है। लेकिन बेहद दुख की बात है कि इसी चंदे की चोरी कर ली गई। इतना बड़ा घोटाला किया गया। कहीं कर्मचारियों के घरों में बिस्तर से पैसे निकल रहे हैं,
गोबर के नीचे दबा दिए गए हैं नोट की गड्डियों को, तो कहीं मटके के भीतर से पैसे निकल रहे हैं। जो पकड़े गए हैं उनकी माली हालत पर अगर देखा जाए तो पिछले 2 सालों में ज़मीन आसमान का अंतर देखा जा रहा है। ये कैसे संभव हुआ? अयोध्या में हिंदुओं की आस्था पर सीधा सीधा कुठाराघात हुआ है। लोगों का विश्वास टूटा है। मंदिर के दानकोष में कथित अनियमितताओं को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों तक ये सवाल पहुंच चुके हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अधिवक्ता अनूप अवस्थी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा है और मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि मंदिर के दान कोष से जुड़े आरोपों की सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि लोगों के मन में किसी भी तरह का भ्रम न रहे। शिकायत में दावा किया गया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दान राशि के प्रबंधन और उपयोग को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 सदस्यों वाली एसआईटी का गठन भी किया गया है। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। हालांकि शिकायतकर्ता का कहना है कि अब तक किसी भी संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज होने या जांच होने की स्थिति को लेकर सार्वजनिक रूप से स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। यही वजह है कि मामले में पारदर्शिता को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता का मानना है कि जब तक पूरी प्रक्रिया खुलकर सामने नहीं आ जाती, जो भी शिकायतें हैं उन पर खुलकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर जांच नहीं बैठाई जाती, तब तक लोगों के मन में तरह तरह की शंकाएं जन्म लेती रहेंगी। और इसी को ध्यान में रखकर पत्र में सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि दान राशि के लेखांकन, उसके प्रबंधन और खर्च से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच होनी चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है, वास्तव में किस तरह की अनियमितता हुई है। इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का प्रतीक है। ऐसे में दान कोष से जुड़ा मामला, चंदा चोरी का मामला, विवाद लोगों को हर्ट कर सकता है। शिकायतकर्ता का कहना है कि केवल स्वतंत्र, निष्पक्ष और अदालत की निगरानी में होने वाली जांच ही श्रद्धालुओं के विश्वास को मजबूती दे सकती है। फिलहाल सभी की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या जांच में निकल कर आता है, क्योंकि ये देश ऐसा है जहां रोम रोम में राम बसते हैं और मंदिर का चंदा चोरी तो कभी स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। और टीएमसी के 20 सांसदों ने खुद को नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय करने का दावा किया है। इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है और फैसले की जानकारी भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अब एनसीपीआई का वो हिस्सा है। इस घटनाक्रम ने तुरंत राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि एनसीपीआई कोई बड़ी या कोई बहुत प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी नहीं मानी जाती। बहुत से लोग तो ऐसे हैं इसका नाम भी उन्होंने नहीं सुना। देश में कोई बड़ा चुना हुआ प्रतिनिधि इस पार्टी से नहीं है। ऐसे में सवाल उठने लगे कि आखिर टीएमसी के बागी सांसदों ने इस पार्टी को ही क्यों चुना। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे दल बदल विरोधी कानून से बचने की रणनीति अपनाई जा रही है। यही वजह है कि अब चर्चा केवल राजनीतिक बगावत नहीं बल्कि संविधान और कानून की व्याख्या भी हो रही है। दरअसल भारत में दल बदल विरोधी कानून वर्ष 1985 के 52वें संविधान संशोधन के जरिए लाया गया था। इस संविधान की 10वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उन नेताओं पर रोक लगाना था जो सत्ता और मंत्री पद पाने के लिए बार बार लाभ पाने के लिए पार्टियां बदलते रहते हैं। उस दौर में आया राम गया राम जैसी स्थितियां बन रही थी। राजनीति में दल बदलना काफ़ी चर्चा में था और इससे पार्टियां भी परेशान थीं और जनता भी परेशान थी, और इसी को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। ये यदि कोई सांसद या कोई भी विधायक अपनी पार्टी छोड़ देता है या सदन में पार्टी के आधिकारिक निर्देश के खिलाफ मतदान करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। हालांकि शुरुआत में कानून में विभाजन यानी स्प्लिट का प्रावधान तो था। यदि किसी दल के 1/3 सदस्य अलग हो जाते हैं तो उसे अयोग्यता से राहत मिल जाती है, लेकिन इस व्यवस्था का लगातार दुरुपयोग भी होने लगा। इसके बाद वर्ष 2003 में 51वां संविधान संशोधन किया गया और इस प्रावधान को ही खत्म कर दिया गया। अब केवल विलय यानी मर्जर का ही विकल्प बचा हुआ है। कानून कहता है कि यदि किसी राजनीतिक दल का दूसरी पार्टी में विलय होता है और उसके कम से कम 2/3 सांसद या विधायक इस फैसले का समर्थन करते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। उनकी सांसदी या उनकी विधायकी बची रहेगी।
लेकिन यही सबसे बड़ा कानून विवाद खड़ा हो जाता है। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि कानून की भाषा दो महत्वपूर्ण शर्तों की ओर संकेत करती है। पहली, मूल राजनीतिक दल का विलय का निर्णय, और दूसरी, उस दल के 2/3 सांसदों या विधायकों का समर्थन। सवाल यह है कि क्या केवल सांसदों का समूह अपने स्तर पर विलय का दावा कर सकता है या इसके लिए मूल पार्टी की मंजूरी भी जरूरी है। तो टीएमसी का रुख बिल्कुल साफ है। पार्टी का कहना है कि टीएमसी एक अखंड राजनीतिक दल है और उसके भीतर किसी अलग गुट को मान्यता नहीं दी जा सकती। वरिष्ठ वकील और सांसद कपिल सिब्बल ने भी यही तर्क दिया है, केवल सांसदों का समूह दूसरी पार्टी में शामिल होकर मूल दल का विलय घोषित नहीं कर सकता। हालांकि मामला इतना आसान भी नहीं है। गोवा से जुड़ा एक मामला हम आपको बताते हैं। तब अदालत ने यह माना था कि यदि 2/3 विधायक एक साथ हैं तो उसे वैध विलय माना जाएगा। यही कानून व्याख्या इस विवाद को और भी ज्यादा जटिल बना रहा है। यदि टीएमसी सांसदों का यह विलय वैध माना जाता है तो लोकसभा में पार्टी की संख्या 28 से घटकर सिर्फ 8 सीटों तक पहुंच जाएगी, यानी बुरी तरह से घाटे में जाएगी टीएमसी। वहीं एनडीए की ताकत जरूर बढ़ जाएगी। फिलहाल सबसे अहम भूमिका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की है। उन्हें सांसदों के दावे, उनके दस्तावेजों और कानूनी पहलुओं की जांच के बाद ही फैसला लेना होगा ताकि ये विलय वैध माना जाए, दल बदल का मामला न कहलाए। जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक ये सभी सांसद तकनीकी रूप से टीएमसी के सदस्य ही माने जाएंगे। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।